आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस पर जिसमें एक या दो लोग नहीं बल्कि पूरा खानदान ही सीरियल किलर था। ये खानदान ऐसे दौर में सीरियल किलर बना जिस दौर में सोशल मीडिया तो दूर की बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जराए भी इतने फ़ाल नहीं थे। कहानी का आगाज़ होता है 1870 से, जब अमेरिकन हुकूमत ने कैंसास स्टेट से मुल्हिका इलाकों को आबाद करने का सोचा। उसकी वजह यह थी कि ये इलाका बिल्कुल गैर आबाद था और यहाँ से सफ़र करते हुए मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हुकूमत ने ऐलान किया कि कैंसास के इस वीरान इलाके के साथ साथ कोई भी शख्स 168 कनाल तक जगह अलाट करवा कर आबाद हो सकता है। इस सिलसिले में वहाँ 5 खानदान आबाद हुए। इन खानदानों ने वहाँ खेती बाड़ी शुरू की और अपने घर बनाकर रहना शुरू किया। 1871 की गर्मियों के आगाज में ड्रम क्रिक के इलाके से एक मुसाफिर मिस्टर जोन्स की लाश मिली। इस लाश की खास बात यह थी कि इसके सर पर किसी भारी चीज का वार किया गया था और गला किसी तेजदार आले से काटा गया था। अभी तक ये इलाका लाकानूनियत का इलाका था। इसके बारे में ये ख्याल कर लिया गया कि यह मुसाफिर था और किसी राहजन ने इसे लूट लिया और कत्ल कर दिया। कातिल को किसी हद तक तलाश करने की कोशिश की गई और फिर केस क्लोज हो गया। फरवरी 1872 में टाउनशिप के इलाके में 2 और मुसाफिरों की लाशें मिली। इन लाशों की हालत भी वैसी ही थी। सर पर भारी चीज का वार किया गया और गला काटा गया। अब ये बात फैल गई कि ये रास्ता महफूज नहीं है। यहाँ राहजन मौजूद है जो मुसाफिरों और ताजरों का सामान लूट कर उन्हें कत्ल कर देते हैं। कानून नाफज करने वाले अदारों की तरफ से कमेटियां बनाई गई जिनके जिम्मे मुजरिमों को तलाश करने का काम लगाया गया। उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया मगर वो बाद में बेगुनाह साबित हुए। 1872 का साल मुसाफिरों के लिए बदतरीन साबित हुआ। अब अगरचे कम लोग इस इलाके से सफर करते थे मगर ओक्लाहोमा की तरफ सफर करने के लिए यही एक रास्ता था। मगर अब मामला ये हुआ कि मुसाफिर इस राह पर गुम हो जाते थे। अब उनकी लाशें नहीं मिलती थी। लोगों को इन मुसाफिरों की गुमशुदगी के बारे में तभी मालूम हो पाता था जब वो मंजिल पर नहीं पहुंचते थे। चूंकि उस वक्त सफर दिनों और महीनों पर मुश्तमिल होता था, इसलिए अगर कोई मुसाफिर महीनों बाद मंजिल पर नहीं पहुंच पाता था तो उसे तलाश करने के लिए कोई खास जरिया नहीं था। 1872 में ही एक मुसाफिर बैन ब्राउन कैंसास से गुजर रहा था और हार्वर्ड काउंटी जा रहा था कि वो रास्ते में गायब हो गया। इसकी खबर दिसंबर 1872 में मिली। इसके पास जो सामान था इसका कहीं कोई सुराग ना मिला, ना ही इसकी लाश मिली, ना ही कोई खबर। उसे इस पूरे सफर के रास्तों पर तलाश किया गया मगर कोई सुराग ना मिला। फिर एक मुसाफिर जिसका नाम WF मैकॉर्टी था जो एक वैन में था, अमीर ताजर था, उसके पास घोड़े भी थे। ये ताजर भी उसी रास्ते पर गया और गायब हो गया। इसके सामान और उसके घोड़ा बांध की कोई खबर ना मिली। फिर एक मुसाफिर हेनरी मैकेंजी जो हैमिल्टन काउंटी से इंडियाना की तरफ गया, उसे कैंसास के इसी रास्ते से गुजरना था। वो टाउनशिप तक तो पहुंचा मगर उसके बाद उसकी कोई खबर ना मिली। उसे बहुत तलाश किया गया। इसकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई। इस रास्ते पर मौजूद हर जगह उसे तलाश किया गया मगर कोई सुराग ना मिल सका। मुख्तलिफ जासूसों की मदद ली गई कि तलाश करें इस राह पर कौन सी राहजनों की टोली है जो मुसाफिरों को गायब कर रही है। टेक्नोलॉजी के जदीद ज़राए मौजूद ना थे जिनसे मदद ली जा सकती थी। तमाम तर इन्हिसार इंसानी सलाहियतों पर था, इसलिए बेशुमार ऐसी रुकावटें थी जिन्हें उबूर ना किया जा सका और मुसाफिरों की कोई खबर ना मिल सकी। फिर जानिब वाइल हार्वर्ड काउंटी से कैंसास की तरफ गया और वापस न लौट सका। इसी तरह जॉन ग्रेरी कैंसास के इस रास्ते पर गए और वापस न लौट सके। रेड स्मिथ और फिर बीगल रॉबर्ट भी यके बाद दीगरे इन्हीं रास्तों पर चले और गायब हो गए। 1872 का ये साल मुसाफिरों के लिए मौत और कहर का साल था। मगर एक सवाल का जवाब किसी के पास भी ना था कि अगर ये लोग गायब थे तो किसके पास थे, और अगर मर चुके थे तो इनके सामान के साथ क्या किया गया, इनकी लाशें कहाँ गईं। इतने लोग आखिरकार एक ही साल में कैसे गायब हो सकते थे। ये रास्ता अब नो मैन्स लैंड के नाम से मशहूर होता जा रहा था। मगर एक हैरतनाक बात यह थी कि इस रास्ते पर जाने वाले तमाम लोग ही गायब ना होते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस रास्ते पर सफर शुरू किया और कामयाबी से मंजिल तक पहुंच गए। वो कामयाब मुसाफिर फिर भी लोगों का हौसला बढ़ाते थे कि उन्होंने भी तो इसी रास्ते पर सफर किया और कामयाब हुए। इनके ख्याल में शायद गायब होने वाले लोग बदकिस्मत थे, इसके सिवा कुछ न था। दिसंबर 1872 में गायब होने वाले आखिरी मुसाफिर जॉर्ज न्यूटन और उनकी 8 साल की बेटी थे। जॉर्ज न्यूटन ली काउंटी से वापस आयोवा आ रहे थे कि रास्ते में गायब हो गए। जॉर्ज न्यूटन सिविल वार के साबका फौजी थे। उनकी तलाश में मई 1873 में डॉक्टर विलियम हेनरी निकले। ये भी जॉर्ज न्यूटन के दोस्त थे और सिविल वार में जॉर्ज न्यूटन के साथ रहे थे। मगर बदकिस्मती से डॉक्टर विलियम हेनरी जॉर्ज न्यूटन को तलाश करते हुए खुद गायब हो गए। अब तकरीबन हर सतह पर इस मामले की मशहूरी हो चुकी थी। अब इस मामले को हल करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां और ग्रोह बनाए गए। इनमें से एक डॉक्टर विलियम हेनरी का भाई भी था। डॉक्टर विलियम के भाई ने इस रास्ते पर मौजूद इन खानदानों से मिलने का फैसला किया जो 1869 और 1870 में कैंसास से मुल्हिका इलाके टाउनशिप में आबाद हुए थे। उन्होंने कोशिश की कि इन तमाम घरों के सरबराहों से मिला जाए और तफ्तीश की जाए। जब वो इन खानदानों तक पहुंचे तो तमाम खानदानों ने बहुत तावन किया। इन लोगों से तफ्तीश करके ये मालूम हुआ कि ये लोग इस मामले में मुलव्वस नहीं हैं।
जब इनके सामने ये नुक्ता रखा गया कि इनके घरों की तलाशी ली जाएगी तो सब लोगों ने बखुशी इस बात की इजाज़त दे दी, मगर एक शख्स था जिसने तलाशी वाले मामले में खामोशी इख्तियार की। ये शख्स था जॉन बेंडर। जब डॉक्टर विलियम का भाई तफ्तीश के लिए जॉन बेंडर के घर पहुंचा तो वहां उसे एक औरत मिली जिसकी उम्र 45 साल के करीब थी। उसके बारे में ये बताया गया कि उसे अंग्रेजी नहीं आती, वो जर्मन है और जॉन बेंडर की बीवी है। एक लड़की मिली जिसने इन लोगों को ये कहा कि वो रूहानी सलाहियतें रखती है और अपनी सलाहियतों की मदद से इन लोगों को तलाश करने में मदद दे सकती है। उसने विलियम के भाई को अपनी बातों से भटकाने की कोशिश की। जब डॉक्टर विलियम के भाई ने तलाशी पर इसरार किया तो 45 साला औरत चाकू लेकर उसके पीछे भागी। उस वक्त अंग्रेजी में उसे गालियां दे रही थी। अब यह राज खुल गया कि इस औरत को अंग्रेजी आती थी। डॉक्टर विलियम का भाई वापस लौट गया कि अब वो ज्यादा लोगों को लेकर उनके पास आएगा और जबरदस्ती उस घर की तलाशी लेगा। जब कुछ दिनों बाद लोग इस घर की तलाशी लेने के लिए पहुंचे तो वो घर खाली था। कुछ जानवर थे जो भूख से मरने के करीब थे। जब उस घर की तलाशी ली गई तो जो कुछ बरामद हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। इस घर में एक तहखाना भी मिला जिसमें कुछ लाशें थी। ये घर बेंडर खानदान का था। इस खानदान का सरबराह जॉन बेंडर था, फिर उसकी बीवी एल्मीरा बेंडर, इनका बेटा जॉन बेंडर जूनियर और उसकी बीवी कैट शामिल थे। 1870 के आगाज में दो मर्द जिनमें से एक का नाम जॉन बेंडर या जॉन बेंडर सीनियर था और दूसरे का नाम जॉन बेंडर जूनियर था, वहां आकर रहने लगे। वहां रहने वाले लोगों के बयानात से ये मालूम हुआ कि ये बाप बेटा थे, मगर ये बात अजीब लगती है कि इनके नाम एक जैसे थे। बेंडर मर्दों ने वहां आकर एक कॉटेज बनाया। ये कॉटेज मुसाफिरों की सड़क से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर था। उन्होंने खेती बाड़ी की तरफ कोई तवज्जो न की, बल्कि अपने कॉटेज के आधे हिस्से में एक ग्रॉसरी स्टोर बनाया। जॉन बेंडर सीनियर अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, उसकी जुबान जर्मन थी। जॉन बेंडर जूनियर जर्मन लहजे में अंग्रेजी बोलता था। इन दोनों ने इर्द गिर्द के लोगों से कोई ताल्लुक कायम न किया। 1870 के आखिर में इनके साथ दो औरतें भी वहां आकर रहना शुरू हो गई। जब ये दो औरतें वहां आईं तब उन्होंने सेबों का एक बागीचा बनाया। एक बड़ी उम्र की औरत और एक जवान लड़की। बड़ी औरत का नाम एल्वीरा बेंडर था, उसे एल्मीरा बेंडर भी कहा जाता था। इलाके के लोगों के मुताबिक ये जॉन बेंडर सीनियर की बीवी थी और लड़की का नाम कैट बेंडर था। कैट बेंडर बहुत खूबसूरत थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसने वहाँ के लोगों में ये बात मशहूर की कि वो रूहानी सलाहियतें रखती थी और रूहों से बात कर सकती थी। वो लोगों के रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज कर सकती थी। उसने लोगों को रूहानी बीमारियों पर लेक्चर्स भी दिए। एक साल के अंदर ही कैट बेंडर की शोहरत करीबी इलाकों में और मुसाफिरों में फैल चुकी थी। जो भी मुसाफिर इस सड़क से गुजरते वो बेंडर सराय में ज़रूर रुकते थे। मुसाफिर वहाँ रात रुकते। बेंडर खानदान इन्हें खाना देता, रात गुजारने के लिए अच्छा बिस्तर फराहम करता। अक्सर मुसाफिरों के साथ कैट बेंडर और बेंडर जूनियर रात भर बातें करते। ये खुशगवार बातों वाला जोड़ा मुसाफिरों की थकन खत्म कर देता, जिससे इनका अगला सफर अच्छा गुजरता। बेंडर फैमिली ने अपने घर का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया था कि जिस जगह मुसाफिरों को खाना दिया जाता वहाँ खाने की मेज के एक तरफ कैट बेंडर और जॉन बेंडर जूनियर बैठते थे। मुसाफिर को खाना खिलाने के लिए मेज के दूसरी तरफ एक मखसूस कुर्सी दी जाती थी। उस कुर्सी के पीछे एक पर्दा था जिसके पीछे जॉन बेंडर सीनियर छुपा होता था। उस कुर्सी के नीचे लकड़ी का एक तख्ता था जो बिल्कुल फर्श से मिलता जुलता था। कैट बेंडर खाने के दौरान इस बात का अंदाजा लगाती थी कि मुसाफिर कितना अमीर है। इसका लिबास, इसकी तिजारत, इसके सामान के मुताल्लिक गुफ्तगू की जाती। उसकी तारीफ करके उसे ज़हनी तौर पर रिलैक्स कर दिया जाता कि वो हालात को ना समझ सके। अगर वो मुसाफिर गरीब होता तो उसे खाना खिलाकर रात गुजारने के लिए बिस्तर दे दिया जाता और अगली सुबह वो मुसाफिर वहाँ से रवाना हो जाता। अगर मुसाफिर अमीर होता तो कैट सीनियर बेंडर को इशारा कर और वो पीछे से मुसाफिर के सर पर हथौड़े का वार करता और उसके बाद बेंडर जूनियर नीचे वाले तख्ते का लॉक खींच देता, जिससे वो तख्ता खुल जाता और मुसाफिर तहखाने में गिर जाता जहां बिल्कुल अंधेरा होता था। एक तो मुसाफिर के सर पर हथौड़े का वार और फिर तहखाने में सर के बल गिरना, इससे मुसाफिर मौका पर ही दम तोड़ जाता। अगर कोई मुसाफिर इस अंधेरे तहखाने में गिरकर बच भी जाता तो वो इतना जख्मी होता कि निकल ना पाता और थोड़ी देर बाद बेंडर्स नीचे जाकर कुल्हाड़ी से उसे कत्ल कर देते। इस तरह उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर कत्ल किए। इस घर की तलाशी के बाद कई गिरोहों ने मिलकर इस इलाके की छानबीन का फैसला किया। इस तलाश के दौरान मिस्टर जोन्स की तरह जैक बोगार्ड की लाश ड्रम क्रेक के इलाके से मिली। इसके साथ साथ इस इलाके के गिरदोनवा में 4 मजीद लोग दफन मिले। जॉन ग्रेरी, रेड स्मिथ और बीगल रॉबर्ट
और डॉक्टर विलियम को सेबों के बाग में दफन किया गया था। मैकॉर्डी और पार्किंसंस के इलाके में दफन किया गया था। जॉर्ज न्यूटन को मोंटगमरी काउंटी के इलाके में दफन किया गया था। कुछ लाशों की शनाख्त ना हो सकी थी, इन्हें बेंडर्स के बाग से तकरीबन 1 मील दूर दफन किया गया था। बेंडर के घर से एक जूतों वाला हथौड़ा, एक पंजों वाला हथौड़ा और एक स्लीज हथौड़ा और उसके साथ साथ एक कुल्हाड़ी भी मिली। बेंडर्स खानदान की तलाश के लिए कई गिरोहों को भेजा गया। उन्होंने मुख्तलिफ काउंटियों और इनके स्टेशनों से मालूमात लेकर तलाश का काम किया। सेनेटर अलेक्जेंडर यॉर्क ने इनकी गिरफ्तारी के लिए $1000 का इनाम रखा। गवर्नर थॉमस ए ओसबोर्न ने इनकी गिरफ्तारी के लिए $2000 का इनाम रखा। एक गिरोह ने कहा कि बेंडर्स खानदान ने लियोनवर्थ से हेम्बोल्ट के टिकट खरीदे थे। इसके बाद ये खानदान टेक्सास और मैक्सिको के दरमियान गैर कानूनी सरहदी इलाके में चला गया, जहां इनका पीछा नहीं किया जा सकता था। ये गैर कानूनी इलाका था। एक गिरोह ने यह दावा किया कि जॉन जूनियर की मौत एक बीमारी से हो गई और जॉन सीनियर सेंट लुइस मसूरी चला गया, जहां वो गायब हो गया। एक गिरोह ने बयान दिया कि उसने इस खानदान को पकड़ लिया था और गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जबकि कैट को जिंदा जला दिया था। एक गिरोह ने कहा कि इस खानदान को कत्ल करके इनकी लाशें दरिया में फेंक दी गईं। मगर हैरत की बात यह थी कि किसी भी गिरोह ने इनाम लेने का मुतालबा नहीं किया। तकरीबन 50 साल तक इस खानदान को तलाश करने का काम जारी रहा। मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, मगर बेंडर साबित ना होने पर रिहा कर दिया गया। एक शख्स चेरीवेल को जॉन बेंडर समझा गया, फिर एक शख्स जॉन फ्लिकनर्स को जॉन बेंडर समझा गया। एडिसन रूज और विलियम बक्सटन को भी इस शुबे में गिरफ्तार किया गया। मिसिस सारा और एलिजा डेविस को अलमीरा और कैट के शुबे में गिरफ्तार किया गया। मिसिस मनरो को भी गिरफ्तार किया गया, मगर ये सब लोग बेगुनाह साबित हुए। बेंडर खानदान का राज आज तक राज है। अगर आपको बेंडर खानदान के बारे में कोई भी मालूमात मिली हो या आप में से कोई बेंडर खानदान के बारे में जानता हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप इस किस्म की मजीद दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं और दिलचस्प केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए आरबी गौहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।